ओके, जितना हमने इस चैप्टर में कंप्लीट किया है वो सब आपको आ गया है अच्छे से। वैसे कैपेसिटर वाला पोर्शन तो बिल्कुल इजी है, बराबर। तो यहाँ तक क्लियर हो गया है ना आप लोगों को। अब आज तो हमें क्या करना है कि कैपेसिटर का सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ना है। ओके, सो 49 क्वेश्चन, व्हाट इज द सीरीज कनेक्शन ऑफ द कैपेसिटर, ऑब्टेन द फॉर्मूला ऑफ इफेक्टिव कैपेसिटेंस इन द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ टू डिफरेंट कैपेसिटर। सो फिगर के अंदर आपको दो कैपेसिटर दिए गए हैं, दिख रहा है ना, प्लेट 1 प्लेट 2 दैट फॉर्म वन कैपेसिटर। ओके, प्लेट 3 प्लेट 4 दैट फॉर्म अनदर कैपेसिटर। यस और नो? सो देयर आर टोटल टू कैपेसिटर, C1 एंड C2। कोई भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स के दो एंड होते हैं, जैसे कि इस कैपेसिटर के भी दो एंड है, 1 एंड सेकंड। आया समझ में? इसका भी 1 एंड सेकंड। एक एंड दूसरे एंड को दूसरे कैपेसिटर के साथ ज्वाइन कर दिया जाता है, फिर दूसरा एंड, मतलब कि एंड टू एंड कनेक्शन होता है। एक कंपोनेंट है एंड उसका एक एंड, दूसरा कंपोनेंट है उसका दूसरा एंड, कंबाइन कर दिया जाता है, फिर आगे उस तरह से दूसरे कंटिन्यू की जाती है चीज, तो सीरीज कनेक्शन बोलते हैं। कौन सा कनेक्शन बोलते हैं? या तो फिर दूसरा टाइप कैसा होता है कि सब के एक एंड को कलेक्ट किया, जो वायरमैन हमारे घर पे आता है ना, इधर से वायर लेगा, उधर से वायर लेगा, इधर से वायर लेगा, सबको छिल देगा, कर देगा, ऐसा आया ना? क्योंकि घर में कौन सा कनेक्शन होता है? पैरेलल होता है। तो उस टाइप का जो कनेक्शन है, सब एंड एक जगह पे, दूसरे एंड एक जगह पे, और फिर वो दोनों को कोई कनेक्शन दिया जाता है, तो इस टाइप के कनेक्शन को पैरेलल कनेक्शन बोला जाता है। समझने के लिए लॉजिकली ये बात क्लियर हो गई। ओके, तो फिगर्स में आपको दो कैपेसिटर C1 एंड C2 कंबाइंडली सीरीज कनेक्शन में दिया गया है। द लेफ्ट प्लेट ऑफ द C1 and the right plate of C2 are connected to two terminals of the battery having the charge capital Q and minus Q. Okay, आपको छुट्टी नहीं देनी है, अदरवाइज बोलने में मुझे बहुत ट्रबल है, पहले से बता देता हूँ, क्योंकि कभी कभी आपने बोलते हुए भी देखा होगा, क्योंकि अब तो बाहर से दिखने लगा है। ओके तो इसीलिए कभी टंग चिपकेगी तो वर्ड्स में प्रोनाउंसिएशन में आगे पीछे होगा, बट ट्राई तो मैं करता हूँ, क्योंकि आपको अभी है ना कुछ दिनों से पढ़ाने से ज्यादा बोलने में ध्यान दे रहा हूँ मैं, कि कुछ गलत ना बोला जाए। है समझ में? तो थोड़ा बहुत समझ के चलने का। तो लेफ्ट प्लेट C1 का जो है वो कौन सा है बेटा? पॉजिटिव चार्ज। राइट प्लेट जो है C2 का, वो हमने किसके साथ ज्वाइन कर लिया? नेगेटिव। बैटरी के पॉजिटिव के साथ हमने इसके लेफ्ट को ज्वाइन किया, बैटरी के नेगेटिव के साथ हमने C2 के राइट को ज्वाइन किया। क्लियर हुआ? तो इसलिए इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया? प्लस Q, और इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया? माइनस Q। अब बीच में कोई कनेक्शन नहीं है। इंसुलेटिंग मीडियम, कैपेसिटर के दो प्लेट के बीच में कौन सा मीडियम होता है? इंसुलेटिंग, आपको याद है ना? तो अब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से इस प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा। ट्रांसफर नहीं बोल रहा हूं, क्या बोल रहा हूं? इंड्यूस होगा। अगर इसके ऊपर नेगेटिव है तो ये दोनों के बीच में कनेक्शन है, तो इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आगे होंगे ड्यू टू दिस पॉजिटिव चार्ज, इसलिए इसके ऊपर कौन सा चार्ज ओपन हो जाएगा? पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव इंड्यूस हुआ, क्योंकि इसका भी इसके साथ कोई कनेक्शन नहीं था, तो बाकी के दो प्लेट पे इंड्यूस होगा चार्ज। क्लियर? नहीं था चार्ज, पहले ऐसा था कि ये दो प्लेट्स थी और ये दो प्लेट्स थी, गॉट इट? हमने इसको कनेक्ट कर लिया, इसको यहाँ पे कनेक्ट कर लिया, इसको यहाँ पे अभी कोई चार्ज नहीं है। जैसे हमने इसको बैटरी के प्लस के साथ ज्वाइन किया, इसको बैटरी के माइनस के साथ ज्वाइन किया, इसके ऊपर प्लस चार्ज आया, ट्रांसफर हुआ, इसके ऊपर माइनस चार्ज आया, ट्रांसफर हुआ, क्योंकि वो तो कनेक्टेड है ना, बैटरी के साथ सीधा वायर के थ्रू कनेक्टेड है। बट ये बीच में क्या आ गया? गैप। इस बीच में क्या आ गया? गैप। मतलब
डाइलेक्ट्रिक मीडियम, तो यहाँ पे चार्ज ट्रांसफर नहीं होगा, तो ड्यू टू दिस पॉजिटिव और ड्यू टू दिस नेगेटिव, इस प्लेट के नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आ जाएंगे, क्योंकि पॉजिटिव की ओर अट्रैक्ट हो गए ना, तो अल्टीमेटली इसके ऊपर कौन सा चार्ज, क्लियर हुआ। अगर इसको पॉजिटिव चार्ज क्यों मिला था तो इसको नेगेटिव चार्ज क्यों मिलेगा, सेम बैटरी के साथ कनेक्टेड है तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्यों इंड्यूस होगा, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज क्यों इंड्यूस होगा, क्लियर हुआ है या ना निखिल? ओके, hence the right plate of the C1 has a minus Q charge and left plate of the C2 induce the charge plus Q. Hence both the capacitor have the same charge on each capacitor even though they have a different capacitance. अलग अलग कैपेसिटेंस होने के बावजूद भी चार्ज इंड्यूस हो रहा है, इंड्यूस हो रहा है तो सेम चार्ज इंड्यूस होगा। बात क्लियर हुई? क्योंकि एक्चुअली में सीरीज कनेक्शन है, सीरीज कनेक्शन में करंट सेम रहता है, करंट सेम मतलब चार्ज सेम, I इक्वल्स टू क्यू बाई टी, वोल्टेज डिफरेंट, ये दो चीज दिमाग में डाल दो, सीरीज में करंट सेम वोल्टेज डिफरेंट, सीरीज में क्या सेम होता है, करंट, और क्या डिफरेंट होता है, वोल्टेज, पैरेलल में वोल्टेज सेम करंट डिफरेंट, उल्टा हो जाता है, क्लियर हुआ? ओके, सपोज द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द कैपेसिटर C1 एंड C2, C1 पे कितना पोटेंशियल डिफरेंस है एंड C2 पे, क्योंकि ये सीरीज कनेक्शन है तो पोटेंशियल तो अलग अलग होने वाला है, आया समझ में? तो एक का V1 दूसरे का V2 रिस्पेक्टिवली। If the potential difference between the two ends of the combination is V, then the V equals to V1 plus V2. V1 equals to Q upon C1. V2 equals to Q upon C2 according to this formula. C equals to Q by V. Then यहाँ पे लिखना पड़ेगा V equals to Q by C. तो Q upon C1, Q upon C2. Q दोनों में Q आया क्योंकि सीरीज कनेक्शन में चार्ज क्या रहता है, सेम, इसलिए Q1 Q2 नहीं लिखा, क्या लिखा, Q, क्लियर हुआ? एक Q कॉमन है, हर एक टर्म को Q से डिवाइड करते हैं तो इसको डिनोमिनेटर में Q आ जाएगा, और जहां पे Q न्यूमिनेटर में था वो कट हो जाएगा, या तो यहाँ से Q कॉमन निकाल के हम B के डिनोमिनेटर में ले गए, ये फॉर्मूला क्लियर हुआ? ओके, दिस कॉम्बिनेशन हैज अ इफेक्टिव कैपेसिटर विद द चार्ज Q एंड पोटेंशियल डिफरेंस V। मानो कि हमने पहले क्या किया था, जस्ट फॉर यहाँ पे मैं आपको समझाने के लिए कि ये दो कैपेसिटर को हमने एक बैटरी के साथ ज्वाइन किया था प्लस माइनस के साथ, है या ना, और तब जाके इसमें से मानो कि I करंट पास हो रहा था, मतलब कि चार्ज Q पास हो रहा था, क्लियर? और इस बैटरी का हमने पोटेंशियल कितना लिया था, V, वही V को हमने V1 प्लस V2 करके फाइंड किया, दिस वन, क्लियर? अब मानो कि दो कैपेसिटेंस को हटा के एक ही कैपेसिटेंस रखते हैं और वही बैटरी रखते हैं और वही करंट यानी कि वही चार्ज पास होना चाहिए, तो कैपेसिटर का चार्ज कौन सा हो गया, Q, पोटेंशियल डिफरेंस भी वही हो गया, कौन सा, V, तो ये दोनों को हटा के एक ही कैपेसिटेंस रखा, मतलब कि दोनों का काम एक ही कर रहा है, कहने का मतलब कि दोनों कैपेसिटर का इफेक्टिव कैपेसिटेंस ये हुआ, मानो कि उस इफेक्टिव कैपेसिटेंस को हम क्या बोल देते हैं, C, तो वापस फॉर्मूला क्या बनने वाला है, C इक्वल्स टू Q बाई V, बट हमें यहाँ पे क्या चाहिए, तो हमें Q बाई V को उल्टा करना पड़ेगा, तो C भी उल्टा हो जाएगा 1/C, तो 1/C इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2, दिस इज इफेक्टिव कैपेसिटेंस ऑफ C1 एंड C2, क्लियर हुआ? जस्ट ऑपोजिट यानी कि जस्ट डिफरेंट फ्रॉम रेजिस्टेंस कनेक्शन, रेजिस्टेंस में पैरेलल में ऐसा आता था, यहाँ पे कहाँ पे आ रहा है, सीरीज में, दिमाग में डाल देना है ताकि आगे जाके रेजिस्टेंस वापस पढ़ना है, थर्ड चैप्टर में आएगा, इसके बाद इंडक्टर आएगा, मैंने बोले थे ना 3 कंपोनेंट्स है मेन, कितने कंपोनेंट्स है इलेक्ट्रिक सर्किट के, 3, रेजिस्टेंस तो आप पढ़ के आए हो, वापस भी पढ़ेंगे थर्ड चैप्टर ऑफ फिजिक्स के अंदर, क्लियर? और कैपेसिटर एंड इंडक्टर, टोटल कितने कंपोनेंट्स हो गए, 3, तीनों का सीरीज है, तीनों का पैरेलल, मतलब ये सीरीज पैरेलल वाले भी अगर आप थ्योरी देखो फिजिक्स में तो टोटल 12 के अंदर 6 हो गए, है ना? फिर एक सीरीज के लिए 2 क्वेश्चन बनाए वो अलग, क्योंकि देखो अभी वापस भी नेक्स्ट क्वेश्चन सीरीज का ही है कि ऑब्टेन द फॉर्मूला फॉर इफेक्टिव कैपेसिटेंस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट एन कैपेसिटर। तो अब हम 2 की जगह पे कितने ड्रॉ कर देंगे, एन, देखो बीच में डॉट 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 लगा दिया, एन कैपेसिटर आ गया, सिंपल, चार्ज तो कहाँ पे ट्रांसफर होगा, इसकी पहली प्लेट और इसकी लास्ट प्लेट पे ही चार्ज बैटरी के थ्रू आएगा, ट्रांसफर होगा, बाकी इन बिटवीन प्लेट्स पे सब इंड्यूस होगा, क्या होगा, इंड्यूस, अगर इस पे पॉजिटिव क्यू आया है, इस पे माइनस क्यू आया है, तो सब पे पॉजिटिव क्यू माइनस क्यू ऐसा इंड्यूस हो जाएगा, क्लियर हुआ? तो n कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C1, C2, C3 डॉट 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 Cn are arranged in the series. The characteristics of the series combination such that charge on a
two plates are the same on each capacitor, but the potential difference of each capacitor is, this is nothing but series connection characteristics. मैंने बोला कि सीरीज में करंट सेम रहता है, करंट यहाँ पे ट्रांसफर नहीं होने वाला है, क्योंकि दिस इज द वन प्लेट ऑफ कैपेसिटर, दिस इज द सेकंड प्लेट ऑफ कैपेसिटर, बीच में तो कुछ है ही नहीं, तो करंट कहाँ से ट्रांसफर होगा? इसलिए हम कहाँ पे नहीं गए? आई पे, इसलिए हम आई का फॉर्मूला नहीं लिए। बाकी आप पता है ना, रेजिस्टेंस में आई इक्वल्स टू I1 प्लस I2, या फिर आई को सेम रखते थे, V इक्वल्स टू V1 प्लस V2 में आई लेके आते थे। करेंगे भी सही हम थर्ड चैप्टर में और इंडक्टर के केस में, बट कैपेसिटर के केस में हम करंट को नहीं ला सकते। क्यों नहीं ला सकते? पास ही नहीं होगा, क्योंकि बीच में कौन सा मीडियम आ जा रहा है? डाइलेक्ट्रिक मीडियम आ जा रहा है। कौन सा मीडियम आ जा रहा है? डाइलेक्ट्रिक। क्लियर हुआ ना बेटा? एंड दैट्स वाई हमने चार्ज पे जाना पड़ेगा। किस पे जाना पड़ेगा? चार्ज। तो चार्ज सेम रहता है, लेकिन क्या डिफरेंस हो जाता है? पोटेंशियल डिफरेंस। सपोज पोटेंशियल डिफरेंस V1 V2 डॉट 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 Vn है, C1 C2 एंड Cn के लिए। तो अब हमें टोटल पोटेंशियल डिफरेंस जो हमने बैटरी से सप्लाई किया था वो सारे कैपेसिटर को मिल जाएगा। तो बैटरी से मानो कि हमने V सप्लाई किया था, तो सारे पे पोटेंशियल V1 प्लस V2 प्लस V3 डॉट 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 Vn। क्लियर? और आगे जैसे देखा था कि C इक्वल्स टू क्या होता है? Q बाई V। तो V इक्वल्स टू क्या होता है? हर एक कैपेसिटेंस पे चार्ज तो सेम है, Q Q Q। अगर डिफरेंट है तो क्या है? कैपेसिटेंस C1 C2 C3 डॉट 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 Cn। क्लियर हुआ? वापस से जो Q है वो कॉमन है, यस और नो? कॉमन निकाल के कहाँ ले जाएंगे? डिनोमिनेटर में, या इसको Q से डिवाइड करेंगे, इसको Q से डिवाइड करेंगे तो 1, इसको Q से डिवाइड करेंगे तो 1, ऐसे हर एक में क्या आ जाएगा? 1। क्लियर हुआ? वापस से सारे कैपेसिटर निकाल देते, बैटरी जो V वोल्ट की ली थी और उसमें से Q चार्ज निकल रहा था, ये सब कैपेसिटर ज्वाइंट थे, तब सबको निकाल देते हैं और एक ही कैपेसिटर रख देते हैं जिसका कैपेसिटेंस C हो, वही V वोल्ट की बैटरी और वही चार्ज निकल रहा है Q। तो हम मान सकते हैं कि ये सारे कैपेसिटर का काम वही एक कैपेसिटर कर रहा है, यानी कि सारे कैपेसिटर का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस वही कैपेसिटर का कैपेसिटेंस है। तो उसके लिए लाइन लिख लिए, इफ द चार्ज Q एंड पोटेंशियल V ऑफ द कॉम्बिनेशन R of the combination, then effective capacitance of a series combination of n capacitor is given as, डायरेक्टली उन लोगों ने लिख दिया, बाकी पहले फॉर्मूला बना सकते थे, C इक्वल्स टू Q बाई V, इसको 2 बोल देते, इसको 1 बोल देते, फिर बाई 1 एंड 2, ये V बाई Q है ना, तो हमें उल्टा करना पड़ेगा इसको 1 अपन C। क्लियर हुआ? हेंस 1 अपन C इक्वल्स टू 1 अपन C1 प्लस 1 अपन C2 प्लस 1 अपन C3 डॉट 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 1 अपन Cn. Hence the value of effective capacitance is even smaller than smallest value. जब रेसिप्रोकल का समेशन करते हैं तो आंसर स्मॉलेस्ट से स्मॉलेस्ट मिलता है। चेक करना हो तो 2 से चेक कर सकते हैं, 1 अपन C इक्वल्स टू 1 अपन 2 प्लस 1 अपन 3, मतलब कि मैंने C1 इक्वल्स टू कितना लिया? 2 एंड C2 इक्वल्स टू कितना लिया? 3। तो अब इसका 3 इंटू 1 3, 2 इंटू 1 2, 3 टू जा 6। ओके, तो मुझे C चाहिए तो रेसिप्रोकल करना पड़ेगा 6 अपन 5, दैट विल बी स्मॉलेस्ट 2 था ना ये दोनों में, उससे भी स्मॉल मिलता है। ये रेसिप्रोकल समेशन का कैरेक्टरिस्टिक्स है। जब हम रेसिप्रोकल करके समेशन करते हैं तो जो स्मॉलेस्ट वैल्यू थी उससे भी आंसर क्या मिलता है? स्मॉल मिलता है। बात क्लियर हुई? ओके, द रेसिप्रोकल ऑफ, अब इसको वर्बली कन्वर्ट कर रहे हैं, द रेसिप्रोकल ऑफ इफेक्टिव कैपेसिटेंस मतलब 1 अपन C of capacitor is connected in series is nothing but sum of reciprocals of individual, देखो इंडिविजुअल कैपेसिटेंस का रेसिप्रोकल लेना है और उसका क्या करना है? समेशन। दिस इज ऑल अबाउट सीरीज कनेक्शन। इजी है ना? न्यूमेरिकल में ज्यादा टचेबल रहता है। ओके, कैपेसिटर सीरीज और पैरेलल में दिए जाएंगे, हम करेंगे भी सही न्यूमेरिकल। व्हाट इज द पैरेलल कनेक्शन ऑफ कैपेसिटर? ऑब्टेन द फॉर्मूला फॉर effective capacitance in the parallel combination of two different capacitor। ओके, तो पैरेलल में अगर देखें तो यहाँ पे एक कैपेसिटर है और यहाँ पे दूसरा कैपेसिटर है। देखा, एक कैपेसिटर का ए वाला एंड और ए वाला एंड, मैंने बोला था ना एक जगह पे कनेक्ट हो जाएंगे, और ये दूसरा एंड और ये दूसरा एंड वो भी एक जगह पे कनेक्ट हो जाएगा, और फिर वो दोनों एंड को हम बैटरी के साथ कनेक्ट करेंगे जिस बैटरी का वोल्टेज कितना हो? V। क्लियर हुआ? तो दिस इज नथिंग बट पैरेलल कनेक्शन। विच कनेक्शन? पैरेलल। Two capacitors are arranged as shown in the figure, या as in figure, that is known as parallel connection. Two capacitor of capacitance C1 and C2 is joined as shown in the figure, वैसे R आता है ना, थोड़ा
ग्रामेटिकली चल दे जाना, बाकी ग्रामेटिकली इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है, ओके, बट हम हमारे हिसाब से करेक्ट कर लेंगे. In this connection, the same potential difference is applied across both the capacitors, but plate charge on the capacitor, each capacitor is just opposite to the series connection. Series connection में क्या सेम था? करंट मतलब चार्ज, ओके, एंड क्या डिफरेंट था? वोल्टेज. यहाँ पे क्या सेम हो जाएगा? वोल्टेज. क्या डिफरेंट हो जाएगा? चार्ज. वो बता दिया आपने. एंड दैट्स वाई जो डिफरेंट हो रहा है उसका समेशन करना है. इन शॉर्ट कहने का मतलब ऐसा है कि अगर ये वी वोल्ट की बैटरी अगर उसमें से क्यू चार्ज निकल रहा है तो जंक्शन पे चार्ज ऐसे डिवाइड हो जाएगा. इस पे Q2 चार्ज जाएगा, ऊपर कितना चार्ज आएगा? Q1. तो अकॉर्डिंग टू द कंजर्वेशन लॉ ऑफ चार्ज, फर्स्ट चैप्टर में पढ़े थे ना कि यहाँ पे जितना चार्ज आएगा उसी में ही ये सारा चार्ज डिवाइड होगा. आया ना? क्योंकि चार्ज को ना हम क्रिएट कर सकते हैं ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. कहने का मतलब द टोटल चार्ज वी ट्रांसमिटेड इज Q and the divided charge in the capacitor 1 and capacitor 2 is Q1 and Q2, and so summation of Q1 Q2 give you Q. Clear हुआ? But as you know that C equals to, तो Q equals to CV, तो Q1 equals to C1V and Q2 equals to V is remain same for both the capacitor by because which connection? Parallel. तो Q1 का C1V रखा, Q2 का क्या रखा? C2V. V कॉमन है ना, या तो फिर इसको V से डिवाइड करो तो ये V कट हो जाएगा. हर एक टर्म को V से डिवाइड करेंगे, इधर V कट हो जाएगा. तो क्या बचा? C1 प्लस C2. नाउ रिप्लेस दिस टू कैपेसिटर विद द सिंगल कैपेसिटर. एक सिंगल कैपेसिटर लगा देते हैं और उसके भी दो एंड के बीच में पोटेंशियल कितना अप्लाई करते हैं? V. और उसमें से भी इनिशियली कितना चार्ज निकला था? जस्ट लाइक दिस Q. तो इसका कैपेसिटेंस अगर C हो तो उसके लिए फॉर्मूला क्या बनेगा? C इक्वल्स टू Q बाई V. आया ना? तो इस Q बाई V की जगह पे अब क्या रख सकते हैं? C. तो यू विल गेट C इक्वल्स टू C1 प्लस, ओके, मैंने बता दिया, यहाँ पे लिख के बताया कि Q बाई V इज द इफेक्टिव कैपेसिटेंस ऑफ टू कैपेसिटर जॉइंड इन द पैरेलल. देन Q बाई V की जगह पे हम क्या पुट कर सकते हैं? C. एंड दैट यू गेट C इक्वल्स टू C1 प्लस C2. लेट carry forward this theory for n number of capacitor. To obtain the formula for the effective capacitance of parallel combination for different n capacitor. तो दो ड्रॉ किए थे, डॉट 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 करके एक ड्रॉ कर लेंगे जिसको n बोल देंगे. क्लियर? Here the potential difference, okay, sorry. Figure shows n capacitor of capacitance C1, C2, dot 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 Cn which are arranged in a parallel one. Here the potential difference across the each capacitor is same. Why? Because it is a which connection? Parallel connection. But the charge are different on each capacitor. Suppose Q1, Q2, Q dot 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 Qn are the charges on C1, C2 dot 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 Cn. So total charge Q is nothing but summation of ऑल दी चार्जेस. आगे की थ्योरी आए तो मैं नहीं मानता कि ये ना आए. कॉपी करना है, सिर्फ डॉट 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 करके Qn करना है. आया समझ में? ओके. यहाँ पे कॉमा की जगह पे प्लस आएगा. लाइकवाइज Q1 इक्वल्स टू C1 इंटू V1. गलत है ना? क्या आएगा? C1 इंटू V. Q2 इक्वल्स टू C2 इंटू V एंड डॉट 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 Qn इक्वल्स टू Cn इंटू V. तो आ गया C1V, C2V, CnV. सब में क्या कॉमन है? V से डिवाइड कर लो. क्लियर हुआ? आया ना? ओके. जो C1 प्लस C2 था वो कहाँ तक एक्सटेंड हो गया? C1 प्लस C2 डॉट 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 Cn. Q by V is effective capacitance of the combination, then C equals to C1 plus C2 dot 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 Cn. ओके, प्लस आएगा आगे डॉट 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 प्लस Cn. The effective capacitance of n number of capacitor in parallel is equals to the, इसको वर्बली बताया, इफेक्टिव कैपेसिटेंस इज इक्वल्स टू एल्जेब्रिक सम ऑफ इंडिविजुअल कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर. द इफेक्टिव कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर इन अ पैरेलल इज मोर देन कैपेसिटेंस एनी वन ऑफ द पैरेलल कनेक्टेड कैपेसिटर. सपोज मैं पैरेलल में 2 and 3 कनेक्ट करता हूँ, यूनिट मैंने नहीं लिया बट 2 फेराडे 3 फेराडे समझ सकते हो. तो उसका इफेक्टिव क्या आएगा? 2 + 3. तो वो बड़े से भी बड़ा होगा, है ना? उसमें छोटे से भी छोटा और इसमें बड़े से भी बड़ा. क्लियर हुआ? आया ना? इसके साथ मैं एक और बात बता देता हूं. मानो कि ये सारे कैपेसिटर का कैपेसिटेंस सेम है, C प्लस C डॉट 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 C. तो फिर इफेक्टिव कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा? मतलब कि ये MCQ हो गया. आपको पूछा जाएगा कि अगर 2 पिको फेराडे वाले 4 कैपेसिटर को पैरेलल कनेक्ट किया जाता है तो व्हाट इज इफेक्टिव कैपेसिटेंस?
if capacitor of 2 picofarad, 4 capacitor of 2 picofarad connected in parallel connection, what is effective capacitance? N into C, क्योंकि 2 पिकोफैराडे हर एक का 2 पिकोफैराडे है ना, आया समझ में? तो ऐसे केस में आपको क्या करना है, N इंटू सी, 2 पिकोफैराडे इंटू 4, अगर 2 वाले 5 होते तो 10, 2 वाले 6 होते तो 12, सिर्फ N से मल्टीप्लाई करना है। बात क्लियर हुई? और आगे के केस में अगर देखना हो सीरीज के केस में तो ओके, इसको सी इक्विवेलेंट बोलना चाहिए मुझे, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो सी बाय एन, क्योंकि वहां पे देखो 1/c प्लस 1/c प्लस 1/c डॉट 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 हाउ मेनी टाइम, तो वो n/c होगा, फिर रेसिप्रोकल हो जाएगा क्योंकि ये 1/c इक्विवेलेंट था ना, तो फिर वो रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा c बाय n। तो इफ 4 कैपेसिटर ऑफ 2 पिकोफैराडे are connected in a series connection, what is the equivalent capacitance? 2, वापस एक बार, if 4 capacitor of 2 picofarad connected in a series connection, what is the effective capacitance? 2, देखो कैपेसिटेंस कितना था? नहीं, 2 नहीं आएगा, गलत है। वापस सोचो इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली, वापस सोचना, मैं बोल रहा हूं। वेरी गुड, कितना आएगा? 1/2। कितना आएगा? 1/2। कैसे? कैपेसिटेंस को ऊपर रखना है, तो 2 पिकोफैराड इज द कैपेसिटेंस, तो और डिवीजन में n कितने नंबर थे? 4, तो 2/4 कितना आएगा? 1/2। क्लियर हुआ ना? ऐसे बेसिक क्वेश्चंस की ज्यादा प्रिपरेशन करना। ओके, बड़ा बड़ा आ जाएगा लेकिन बेसिक में थोड़ा रुक जाओगे। क्लियर? और एमसीक्यू की प्रैक्टिस कंटिन्यू कर देना, जैसे मेरी थ्योरी खत्म होती है तो फॉर्मूलाज उसमें कवर हो जाते हैं, आया ना? आप करोगे तो आपको पता चलेगा कि आप कहाँ पे फंस रहे हो, एटलीस्ट दर्पण में दिए उतने तो हो सकते हैं ना। और एमसीक्यू अपने अभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से आपका पाला नहीं पड़ा है, मैंने जीपीएससी दी थी, बल्कि मेरा एम नहीं था, बट फिर भी मैंने 6 महीना प्रिपरेशन की थी। 11 आवर्स मेरा स्टडी टाइम था, 6 महीना कंटिन्यूस, नो फोन कॉल, किसी को कॉल नहीं करता था, 11 आवर, सोना भी धरती पे लेट के, पलंग नहीं था। एक फैमिली था, उनके पास एक रूम था, वो भी पर्दा लगाया हुआ था, और उस रूम में मैं एज अ पीजी रहता था। ओके, एज ए मैं पीजी रहता था, तो उनकी वही खाना देते थे, अच्छे लोग थे। 2 लोग हम रहते थे, मेरा जो पार्टनर था वो मेरे से बहुत बड़ा था, क्योंकि मैं तो ऑलमोस्ट 22 ईयर्स का था उस वक्त, और उनकी एज 35 थी। उनका लास्ट ट्राई था जीपीएससी देने का, लेकिन उनके दिमाग में ऐसा ही था कि भाई मुझे तो जीपीएससी पास करनी है, वो दूसरा है तीसरा। और 8 साल के बाद जीपीएससी आई थी गुजरात में, यूपीएससी जैसा नहीं है, यूपीएससी एवरी ईयर आती है। ओके ना, कलेक्टर्स वगैरह तो पता है ना आपको, इसमें डायरेक्ट डेप्यूटी कलेक्टर, मामलतदार, ऐसी पोस्ट मिलती है। डीडीओ डिस्ट्रिक्ट के लेवल की मिलती है, स्टेट लेवल की नहीं मिलती है। आप प्रमोशन 5 साल काम करो, प्रमोशन अच्छा काम है, प्रमोशन मिल गया, आप यूपीएससी लेवल पे पहुंच जाओगे। समझ में आया? 11 आवर्स का मेरा स्टडी, 6 महीना मैंने पूरा दिया, 6 मंथ दिया मैंने, क्योंकि 6 मंथ पहले नोटिफिकेशन आया था। जैसे मेरा कॉलेज खत्म हुआ, नोटिफिकेशन आया, मेरे पास जॉब नहीं थी, मुझे लगा चलो मैं कर लेता हूँ, और मुझे थोड़ा फोर्सफुली बिठाया गया था, बट मैंने उसको फोर्सफुली नहीं लिया। मतलब बोला चलो लाइफ बन जाएगी, अगर डेप्यूटी कलेक्टर बन गए तो क्या कम ही है। ओके, तो उस हिसाब से मैं बैठा तो सही, लेकिन जब बैठा तब पता चला कि बहुत बहुत मतलब इजी है, कुछ नहीं है, 1 to 10 का ही है सब। ओके, आप पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ, बहुत मिलता जाएगा। तो मैंने एक भी पेपर बाकी नहीं रखा था, गवर्नमेंट के एग्जामिनेशन का एक भी पेपर बाकी नहीं रखा था। 500 मार्क्स का पेपर था, 500 मार्क्स का पूरा दिन पेपर चलने वाला था। पहले 1 आवर में 100 मार्क्स, फिर एक छुट्टी, मतलब 1 आवर का गैप, फिर ऐसे करके सुबह 9 से लेके 5 तक का पेपर था। उस दिन ही मैं 500 मार्क्स का पेपर देना था, अलग अलग सब्जेक्ट वाइज। आई लिटरली फील कि एक क्वेश्चन लाते कहां से, एक भी क्वेश्चन रिपीटेड नहीं, नो सिंगल वन क्वेश्चन रिपीटेड। मैंने पूरा छान मारा था, वो जो जिस साल में मैं दे रहा था 2014 में, उसके आगे के 5-6 साल तक के मैंने हर एक गवर्नमेंट के एग्जामिनेशन के पेपर सॉल्व कर दिए। उस एग्जामिनेशन के बेसिस पे
6 महीना मैंने बाद में नहीं पढ़ा कोई भी एग्जामिनेशन के लिए, बट मैं अपना जो गुजरात का गांधीनगर में वो सेक्टर होता है पूरा, वो क्या बोलते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन होता है सरकार का, बस बोलते हैं उसको GSSBB या गौण सेवा सदन, गुजराती में मुझे याद है ऐसा ही है, तो उसमें क्लर्क वगैरह होते हैं ना, उसके एग्जामिनेशन में पास हो गया, उसका कंप्यूटर में पास हो गया, मैं गया नहीं, ओके वो मैं पास हो गया। इसके बाद एक स्पीपा करके है अहमदाबाद में, सरदार पटेल इंस्टीट्यूट करके है, जो बच्चों को फ्री में GPSC और UPSC की प्रिपरेशन करवाती है, रहना खाना पीना सब, बट उसकी एग्जामिनेशन पास करके अंदर जाना पड़ता है। वो एग्जामिनेशन मैंने 2 बार पास कर दी, उस प्रिपरेशन में मैंने PSI की एग्जामिनेशन पास कर दी, ग्राउंड में फेल हो गया, ओके 800 मीटर्स दौड़ नहीं पाया मैं, क्योंकि मैंने प्रैक्टिस नहीं की, सीधा दौड़ने गया था, 6 बजे खड़ा रखा, वो कंपटीटर को देख के मैं डर गया, क्योंकि ऐसे ऐसे वो पता है कभी कुछ लोग पागल की तरह प्रैक्टिस करते हैं दौड़ने की, ऐसे आए थे, उन्होंने चड्डी के अलावा कुछ नहीं पहना था, और मैं तो ऐसा सोफिस्टिकेटेड बन के गया था, 6 बजे का लाइन में खड़ा रहा, 11 o'clock को नंबर आया, फिर हालत खराब हो गई थी, बट वॉट एवर, वो उसमें पास हो जाता तो मुझे पता था कि उसके आगे 4 किलोमीटर का रेस था मेरा बैंड बच जाता था, ओके तो जो भी है, एक्चुअली मेरा इंटरेस्ट जो है उसमें मैं हूँ, बट द थिंग इज मुझे इतना पता है कि क्वेश्चंस रिपीट नहीं होते, हाँ गुजरात बोर्ड में हो गए, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में नहीं हो गए, नीट जी कुछ भी नहीं, बट इतना भी पता है कि जो आपने अभी मैंने पढ़ाया उस टाइप का क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपको दिखेगा, सेम टू सेम नहीं आ सकता, बट वे तो आ सकता है कि नहीं आ सकता, क्लियर, इसीलिए सारी बातें जो मैं डिस्कस करता हूँ ना, वो दिमाग में स्टोर करते जाइए, और दर्पण में पीछे दिए गए आप थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए उसका, और उसके सॉल्यूशंस के साथ दिए गए, ना समझ में आए तो मुझे पूछिए, आया समझ में, उतनी चीज में आपको सेल्फ, आप 12th वाले हो तो उतना तो आपको खुद करना पड़ेगा, चैप्टर वाइज साथ में करता पड़ेगा, नहीं तो लास्ट टाइम पे कुछ आएगा नहीं हाथ में, और CBSE ने ऑलरेडी बोल दिया है कि MCQ, वेट कर लो आ जाएगा, गॉट इट, क्लियर, चलो, और वही आए तो अच्छा है, बाकी 11th के मार्क्स आपको मुझको पता है। Series connection and parallel connection. In a series connection, magnitude of the charge on capacitor is same. Parallel connection, the potential difference across the each capacitor is reciprocal of effective capacitance is equals to the sum of reciprocal of capacitance of each other. इसमें ऐसा देखा था ना 1/c equals to 1/c1 plus 1/c2 verbally. इसमें क्या देखा था, तो the effective capacitance is equals to the sum of capacitance of each capacitor या each capacitance of, ओके each वैसे गलत जगह पे आ गया है, यहाँ पे आना चाहिए, ओके the effective capacitance of capacitor is less than capacitance of any one of the series connected, okay less than capacitance of any one of the series connected in capacitor, जितने भी है उससे सबसे लेस होगा, आया समझ में, the effective capacitance effective capacitance of the capacitor is more than capacitance of any one of the parallel connected capacitor, 2 और 3 कनेक्ट किया तो 5 मिलेगा, किसी से भी बड़ा है, वैसे इसलिए मैंने बोला बड़े से भी बड़ा है, और उसमें किसी से भी छोटा है, इसलिए मैंने बोला छोटे से भी छोटा है। द इफेक्टिव कैपेसिटेंस डिक्रीज एज नंबर ऑफ कैपेसिटर, क्योंकि देखो यहाँ पे मैंने बताया था C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू C/N, जैसे जैसे N बढ़ेगा रेशियो डिक्रीज होता जाएगा, बट यहाँ पे क्या बताया था N इंटू C, जैसे जैसे N बढ़ेगा बढ़ता जाएगा, द इफेक्टिव कैपेसिटेंस इंक्रीज एज द नंबर ऑफ कैपेसिटर इंक्रीज इन दिस कनेक्शन। The charge on the plate are unlike, the charge on the plates are unlike charges in this connection. The charges on the plates are like on in this connection. इसमें आपको वापस जाना पड़ेगा फिगर में और देखना पड़ेगा कि देखो एक ही साइड के सारे चार्जेस पॉजिटिव है, देखा, एक ही साइड के सारे चार्जेस क्या है नेगेटिव, बट यहाँ पे देखना जो राइट लेफ्ट है ना उसमें एक्चुअली में ये डिफरेंस बनता ही नहीं है, कैसे बनेगा, चार्जेस ऑन द प्लेट्स आर अनलाइक, यहां पे बोला है लाइक, हाउ, ऐसा थोड़ी ना होता है, वैसे देखने जाए तो इस पे प्लस इस पे माइनस, तो वो कंफ्यूजिंग पॉइंट है, इसको निकाल देना,
प्लस माइनस तो दोनों पे ही जनरेट हो रहा है ना। सेम साइड पे भी अगर बात करें तो यहाँ पे अगर हमें सेम साइड पे पॉजिटिव देखा था, राइट साइड पे नेगेटिव देखा था, तो यहाँ पे भी तो ऐसा ही है ना, पॉजिटिव नेगेटिव, है कि नहीं? तो फिर वो चार्जेस का कोई बात नहीं बनेगा। ओके, द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ दिस सीरीज कनेक्शन इज and sum of potential difference across each capacitor. Okay, the potential difference of series connection is equals to the sum of potential of, मतलब v equals to v1 plus v2 plus v3, और यहाँ पे क्या था, q equals to q1 plus q2 plus q3, प्रूव करने के लिए इसको यूज किया था ना। सो द रेसिप्रोकल, गलत, ओके हम यही कॉपी करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस की जगह पे क्या ले लेंगे, चार्ज। द चार्ज ऑफ सीरीज कनेक्शन इज इक्वल्स टू द समेशन ऑफ, पोटेंशियल डिफरेंस की जगह पे क्या लेंगे, चार्ज अक्रॉस ईच कैपेसिटर। याद आया? ऐसा तो फॉर्मूला बन ही नहीं सकता ना, 1/v इक्वल्स टू 1/v1, उसके सेंटेंस के हिसाब से तो ऐसा बता रहा है, तो दैट इज रॉन्ग। हमने क्या यूज किया था, q इक्वल्स टू q1 प्लस q2 प्लस q3, तो वो दो चीज आपको करेक्ट कर लेनी है। नाउ how does a capacitor store the energy? Obtain the formula for the energy stored in the capacitor. कैपेसिटर किस तरह से एनर्जी को स्टोर करता है, और एनर्जी कितनी स्टोर होगी उसके लिए हमें फॉर्मूला भी डिराइव करना है। तो एनर्जी स्टोर करने के लिए हम क्या करते थे, अभी इस चैप्टर में हमने मानो कि किसी का भी एनर्जी फाइंड करना हुआ तो क्या किया, जैसे दो चार्जेस का एनर्जी फाइंड करना था तो हमने क्या किया, फिर लेके आए, उस लाने में हमने क्या फाइंड किया, वर्क डन। वो वर्क डन को हमने क्या बोल दिया, पोटेंशियल एनर्जी। बात समझ में आया? तो कैपेसिटर की ये दो प्लेट है, तो एक के ऊपर माइनस क्यू चार्ज होने वाला है, दूसरे के ऊपर प्लस क्यू। तो हम ऐसा मानेंगे कि भाई इस एक के ऊपर का जो पॉजिटिव चार्ज है ना, वो निकाल के दूसरे पे ऊपर डाल रहे हैं, तो दूसरे का पॉजिटिव चार्ज बढ़ते जा रहा है और उसका नेगेटिव चार्ज बढ़ते जा रहा है, क्योंकि उसका पॉजिटिव निकाल रहे हैं तो वो अल्टीमेटली क्या बनेगा, नेगेटिव। आया समझ में? तो इस तरह से हम पॉजिटिव चार्ज को ट्रांसफर करेंगे एक प्लेट से दूसरे प्लेट पे, यस और नो? उसको ट्रांसफर करने के लिए आपको जो टोटल वर्क डन करना पड़ेगा, दैट वर्क डन इज नोन एज एनर्जी ऑफ कैपेसिटर। क्लियर हुआ? समझते देखो, टेक अ अनचार्ज्ड कंडक्टर 1 एंड 2। पहले आप दो कंडक्टर लोगे 1 एंड 2। अब ये दोनों कंडक्टर पे पहले कोई नेट चार्ज नहीं, अनचार्ज्ड है। ओके, कैपेसिटर तो तब बनेंगे ना जब दोनों के ऊपर इक्वल अमाउंट का चार्ज आएगा और ऑपोजिट आएगा, है या ना? ओके, तो हमने 1 एंड 2 अनचार्ज्ड कंडक्टर ले लिए। अब हम क्या करेंगे, इमेजिन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग द चार्ज फ्रॉम कंडक्टर 2 टू कंडक्टर 1 बिट बाय बिट, सो दैट एट द एंड्स कंडक्टर 1 गेट्स द चार्ज। ओके, हम 2 में से धीरे धीरे करके छोटा पीस चार्ज किसके ऊपर लेके जाएंगे, 1 पे। एट द एंड इसके ऊपर पॉजिटिव क्यू चार्ज आ जाएगा, और हमने इसका पॉजिटिव क्यू चार्ज निकाल लिया, तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, माइनस क्यू। ये छोटा चार्ज लेके जाने में हमें जो वर्क डन करना पड़ेगा, दैट वर्क डन इज पोटेंशियल एनर्जी। पहला मानो कि मैं डेल्टा क्यू जितना पोर्शन रखता हूँ, डेल्टा क्यू जब 0 था, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे 0, मैं पहली बार डेल्टा क्यू लेके गया तो इसके ऊपर डेल्टा क्यू आ गया, तो इसके ऊपर क्या आया होगा, तो पॉजिटिव टू नेगेटिव क्या जनरेट हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या जनरेट हुआ, केमिस्ट्री फिजिक्स कनेक्ट होता जा रहा है ना? होता है, मेरे से भी होता था। वो क्या बोला पता है, एनोड बोला ना, तो ए होता है, बट इस चीज को हमें बाइफर मतलब उसके थ्रू से समझा रहा हूं कि सबके दिमाग में गड़बड़ी होती है, सबका केमिकल लोचा तो एक ही जैसा है। आया समझ में? बट प्रैक्टिस करके इसको निकालना पड़ेगा। तो ए हम पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हैं, तो कौन सा है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ए इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया पॉजिटिव नेगेटिव। अब हमें नेक्स्ट डिक्यू लेके जो जाना है ना, वो अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड लेके जाना है। तो पहला रखने में कोई वर्क डन नहीं हुआ होगा, बट दूसरा अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड लेके जाना है, उसमें वर्क डन होगा। फिर वापस यहाँ पे 2 डिक्यू हो जाएगा, यहाँ पे -2 डिक्यू। अभी और फील्ड स्ट्रॉन्ग हो गया, चार्ज बढ़ गया तो फील्ड क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग। और ज्यादा वर्क डन करना पड़ेगा। ऐसे वर्क डन कर करके हमें इसके ऊपर क्यू चार्ज लाना है और इसके ऊपर, और टोटल वर्क डन इज योर पोटेंशियल एनर्जी। अब टोटल पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करने के लिए, टोटल वर्क डन फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले छोटा वर्क डन फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे, स्मॉलेस्ट वर्क डन। तो समझते हैं, देखो, इन अ ट्रांसफरिंग द पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम कंडक्टर 2 टू कंडक्टर 1, वर्क विल बी डन एक्सटर्नली।
because at any stage conductor 1 1 is at a which potential and then the conductor 2, क्योंकि आप कंडक्टर 2 से पॉजिटिव चार्ज कंडक्टर 1 पे ले जा रहे हो तो कंडक्टर 1 तो पॉजिटिव बन जाएगा, कंडक्टर 2 क्या बन जाएगा, तो पोटेंशियल कंडक्टर 1 का क्या होगा, ज्यादा, कंडक्टर 2 का क्या होगा, कम। तो आप लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल जा रहे हो, कहने का मतलब ऐसा है आप अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहे हो, लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल जा रहे हो, इसका मतलब क्या हुआ, अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहे हो। टू कैलकुलेट द टोटल वर्क डन बाय स्मॉल स्टेप इन्वॉल्विंग ट्रांसफर ऑफ इनफिनिटेसिमल अमाउंट ऑफ द चार्ज, मतलब बहुत छोटा, ऑलमोस्ट जीरो। कंसिडर द सिचुएशंस व्हेन द कंडक्टर 1 and 2 ऑलरेडी हैव अ चार्ज, हमने प्रोसेस चालू कर दिया था और बीच में पहुंच गए और कंडक्टर 1 पे क्यू डैश चार्ज आ गया है और कंडक्टर 2 पे माइनस क्यू डैश चार्ज आ गया है, गॉट इट। तो पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के बीच का मान लो कि उस वक्त कितना है, वी डैश, तो एक कैपेसिटर ही बन गया है ना, क्यू डैश माइनस क्यू डैश, तो उसका पोटेंशियल फाइंड करने के लिए हम कैपेसिटेंस का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं एंड दैट इज V इक्वल्स टू क्यू डैश बाय सी, एस सी इक्वल्स टू, तो V इक्वल्स टू क्यू डैश बाय सी। आया समझ में, चार्ज को हमने क्यू डैश लिया क्योंकि अभी हमारे लिए चार्ज कितना है प्लेट के ऊपर, क्यू डैश, वेयर सी इज द कैपेसिटेंस ऑफ सिस्टम। नाउ अब मुझे छोटा सा डेल्टा क्यू डैश जितना चार्ज ट्रांसफर करना है, 2 से लेके कहां तक, 1। तो देखो ये सिचुएशन यहाँ पे बताई गई है, क्यू डैश और ए माइनस क्यू डैश, आया समझ में। अब मैं ए डेल्टा क्यू डैश इधर ले जा रहा हूं, इसीलिए माइनस क्यू डैश के साथ वापस क्या आ गया, क्योंकि इतना कम होगा ना, और ये जब यहाँ पे ऐड हो जाएगा तो यहाँ पे प्लस डेल्टा क्यू डैश हो जाएगा। क्लियर हुआ, मैं 2 से लेके कहा लेके जा रहा हूँ 1, क्लियर, तो उसको समझते हैं। उसके लिए वर्क डन कितना होगा, तो वर्क डन इक्वल्स टू, आपको पता है पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल्स टू वर्क डन ओवर चार्ज, तो मुझे वर्क डन चाहिए तो Q इंटू डेल्टा वी, तो डेल्टा डब्ल्यू इक्वल्स टू Q इंटू डेल्टा वी यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू प्लेट, जो हमने वी डैश माना था, कितने चार्ज को लेके जा रहे हैं Q की जगह पे डेल्टा क्यू डैश, तो वो छोटा सा वर्क डन मिल जाएगा आपको, डेल्टा डी, डेल्टा डब्ल्यू, है या ना। वैसे दिस डेल्टा एंड डेरिवेशन डेल्टा ऑलमोस्ट सेम, वैसे होना चाहिए डेरिवेशन का डेल्टा ताकि आगे जाके हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन, बट ऑलमोस्ट सेम आपको पता है। तो मुझे ये वर्क मिला, अब वी डैश की वैल्यू रख देता हूँ, क्यू डैश बाय सी। वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्ज क्यू फ्रॉम 2 to 1 इज इज ऑब्टेन्ड बाय इंटीग्रेशन, तो हमें छोटे से वर्क डन का इंटीग्रेशन करना है, किया हमने इंटीग्रेशन, वर्क डन का फंक्शन रख लिया, पीछे रख दिया, तो ये डी डेल्टा जो है वो अब कंपलसरी किस में कन्वर्ट होना चाहिए, डी में, आया समझ में। और हम अब टोटल वर्क डन कहाँ से कहाँ फाइंड कर रहे हैं, तो पहले जीरो था वो चार्ज, जीरो से धीरे 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 करके कितना बनाना है, क्यू, तो हमारा इंटीग्रेशन जीरो से लेके कहाँ तक है, आया समझ में। सी इज द कैपेसिटेंस, वो तो फिक्स होता है पैरेलल प्लेट के लिए, ए एप्सिलॉन 0 बाई डी, मैं प्लेट का एरिया चेंज नहीं कर रहा हूँ इस प्रोसेस में, प्लेट का सेपरेशन चेंज नहीं कर रहा हूँ, तो सी चेंज होने वाला है ना, तो सी कहाँ आ जाएगा भाई, इंटीग्रेशन से बाहर, आउटसाइड। अब क्यू डैश डी क्यू डैश बचा, मैं इसको कंपलसरी यहाँ तक भरे डेल रखो, इसके बाद कंपलसरी क्या कर देना है, डी। क्यू डैश का यहाँ पे 1 पावर है, इंटीग्रेशन क्या करता है, टोपी पहनाता है फिर डिवाइड कर देता है, तो एक टोपी थी इसके पे, आप टोपी मतलब पावर, एक पावर था, एक पावर और ऐड हो जाएगा, कितना हो गया 2, और फिर डिवाइड कर लेगा 2 से, जितना पावर बना उससे डिवाइड हो जाएगा। आया समझ में, आपको सिखाया गया है या याद होना चाहिए आपको, x रेस टू एन dx का फॉर्मूला होता है x रेस टू n+1 ओवर n+1, पावर में एक बढ़ाना और फिर डिवाइड करना है, गॉट इट, क्लियर हुआ। सबसे पहले ऊपर वाली लिमिट रखेंगे, किसके रिस्पेक्ट में किया था हमने इंटीग्रेशन, क्यू डैश, तो इस क्यू डैश की जगह पे क्यू रखेंगे तो क्यू स्क्वायर बाय 2, फिर 0 रखेंगे तो 0 रखने का कोई मतलब है ना, तो आंसर क्या आया, क्यू स्क्वायर बाय 2, यानी कि क्यू स्क्वायर बाय, ओके 2 रहेगा ना 2c, तो W इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर बाय 2c, दैट इज टोटल वर्क डन। क्लियर हुआ। सिंस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स, this is stored in the form of potential energy of the system of two conductors like capacitor, and here potential energy of the capacitor can be seen as energy stored in the which field, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द टू प्लेट्स। जब हम क्यू एन माइनस क्यू रख देते हैं तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ दो प्लेट्स के बीच में, और इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड का ही एनर्जी माना जाता है। किसका एनर्जी माना जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का। बोलो कोई डाउट, कंफर्म। सो द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर इज क्यू स्क्वायर अपॉन 2c एंड अदर इक्विवेलेंट फॉर्म्स ऑफ दिस इज क्यू इक्वल्स टू, अगर मैं इसमें cv रखूं तो c स्क्वायर v स्क्वायर,
एक से नीचे कट हो जाएगा, तो क्या बना 1/2 CV स्क्वायर। अब मैं वापस से इक्वल टू Q बाई V रख लू, तो यहां से क्या होगा U इक्वल्स टू 1/2 Q बाई V इंटू V स्क्वायर। मैंने C की जगह पे क्या रख लिया Q बाई V, एक V क्या हो जाएगा कट, तो क्या हो गया 1/2 QV। तो 3 फॉर्मूला हो गए, Q स्क्वायर बाई 2C, QV बाई 2, QV बाई 2, Q स्क्वायर बाई 2C जो ऑलरेडी हमने प्रूव किया था, और CV स्क्वायर बाई 2। एक फॉर्मूला Q एंड C में, एक फॉर्मूला Q एंड V में, और एक फॉर्मूला C एंड V में। तीनों याद रखने हैं, रख सकते हो तो ठीक है, नहीं याद रख सकते हो तो 1/2 CV स्क्वायर याद रख लो, क्योंकि ये काइनेटिक एनर्जी जैसा है। आया समझ में? अब मानो कि आपको C नहीं दिया है, उसकी जगह पे Q एंड V दिया है, तो टेक C इक्वल्स टू Q बाई V, वो कन्वर्ट हो जाएगा अपने हिसाब से। यस और नो? कोई डाउट है ना? एक ही क्वेश्चन बाकी होगा, 2 बाकी है ना, बट आई नीड ब्रेक 2 मिनट का। Obtain the expressions for the energy stored per unit volume in a charged capacitor। एनर्जी तो हमें मिल गया था, उस एनर्जी को पर यूनिट वॉल्यूम में कन्वर्ट करना है। किसमें कन्वर्ट करना है? यूनिट वॉल्यूम में। जैसे कि देखो, आपके 2 वॉल, कैपेसिटर के 2 प्लेट है, उसके बीच में रूम है, मतलब रूम का स्पेस है, तो वो रूम के अंदर एक वॉल्यूम हो गया। अब टोटल एनर्जी जो थी ये पूरे वॉल्यूम के लिए है, हमें पर यूनिट वॉल्यूम कितना, यूनिट वॉल्यूम के लिए कितना एनर्जी है वो फाइंड करना है। तो जब भी आप किसी क्वांटिटी को वॉल्यूम से डिवाइड करते हो, दैट इज नोन एज डेंसिटी। जैसे कि मास डिवाइड बाय वॉल्यूम, मास डेंसिटी। आया समझ में? बट हम जनरली डेंसिटी बोलते हैं तो हमारे दिमाग में पहले मास डेंसिटी आती है, उसके बाकी के डेंसिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए ऑलवेज हम उसके आगे लगाते हैं एनर्जी डेंसिटी। आई जाओ। ओके चलो, तो उसको हम बोलते हैं डेंसिटी। क्या बोलते हैं? डेंसिटी। व्हेन यू डिवाइड बाय वॉल्यूम, जैसे एनर्जी डेंसिटी है तो यू हैव टू डिवाइड एनर्जी बाय वॉल्यूम, एनर्जी डेंसिटी। क्लियर हुआ? बट हाँ, अभी चार्ज डेंसिटी में भी ध्यान देना, उसमें थोड़ा लिखते रहे लीनियर चार्ज डेंसिटी, इसीलिए वहां पे चार्ज ओवर लेंथ है, नहीं कि चार्ज ओवर वॉल्यूम।
थोड़ी इधर उधर की बातें होती है, बट ध्यान रखना मोस्ट प्रोबेबली मोस्ट ऑफ द केसेस में डेंसिटी मतलब किससे डिवाइड करना है, वॉल्यूम। तो अब हम एनर्जी डेंसिटी की बात करेंगे। एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम इन अ is known as energy density. Energy stored in the capacitor is q square by 2c, 1/2 cv square q square by 2c 1/2 qv। थोड़ा प्रैक्टिस, थोड़ा आपका फोकस, तो आपको तीनों फॉर्मूला याद रह जाएंगे। जनरली जो हम फॉर्मूला यूज न्यूमेरिकल के अंदर यूज करने वाले हैं वो q square by 2c और 1/2 cv square। गॉट इट? तो q square by 2c, और वैसे मैंने 1/2 ओके बार बार बात निकाल रहा हूँ, 1/2 cv square को रिलेट भी कर दिया। It is like kinetic energy 1/2 mv square। ओके, चलो 1/2 q की जगह पे मैं क्या लिखूंगा, सिग्मा इंटू ए, और ये जो c था उसकी जगह पे मैं क्या लिखूंगा, a एप्सिलॉन 0, डिवीजन में d था वो कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। क्लियर हुआ? मैंने सारे टर्म्स को पुट कर दिया। ओके, देयरफॉर ओके इनका ओके अरे यार, ये इन लोगों ने लिख के दिया है कि एक q की जगह पे क्या आया, सिग्मा है, और ए एप्सिलॉन 0 बाई डी किसकी जगह पे आया, c की जगह पे। किसकी जगह पे आया, c की जगह पे हमने ए एप्सिलॉन 0 बाई डी रखना था, तो ए एप्सिलॉन 0 डिवीजन में डी था वो कहाँ भेज दिया, ऊपर। अब ना ध्यान दो, 1/2 सिग्मा इंटू ए का होल स्क्वायर, तो सिग्मा स्क्वायर ए स्क्वायर ओवर ए एप्सिलॉन 0 इंटू डी। तो वहां से ए जो यहाँ पे लिखा था ना वो बनेगा, सिग्मा स्क्वायर बनेगा ए स्क्वायर डिवाइड बाई ए हो जाएगा, डी ओवर 2 एप्सिलॉन 0, 2 इज देयर, है ना? बोलो कोई डाउट? बट आपको पता है सिग्मा और एप्सिलॉन 0 को हम क्या बोलते थे, ई इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते थे, हाँ या ना? बट यहाँ पे तो क्या है, सिग्मा स्क्वायर। तो मैं अब क्या करूंगा, इसको स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए इसको एप्सिलॉन 0 से मल्टीप्लाई करूंगा। क्लियर हुआ? नीचे सिर्फ एक ही एप्सिलॉन 0 था ना, उसका स्क्वायर करने के लिए मैंने ऊपर मल्टीप्लाई किया। क्लियर हुआ ना? तो अब ऊपर क्या बचा, a इंटू डी, देखो है a इंटू डी, दूसरा क्या बचा है एप्सिलॉन 0, डिवीजन में क्या बचा है 1/2, सिग्मा अपन एप्सिलॉन 0 की जगह पे क्या लिखना है, e, वैसे भी उनका स्क्वायर है तो क्या आएगा। क्लियर हुआ? रूम का वॉल्यूम क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच, तो L इंटू बी इज नथिंग बट एरिया, एंड दो L इंटू बी वाले सरफेस के बीच का डिस्टेंस d, तो एरिया इंटू डिस्टेंस करते हैं तो हमें क्या मिलता है, वॉल्यूम। क्या मिलता है, वॉल्यूम। तो इस AD को नीचे ले जाएंगे U के नीचे, तो एनर्जी अपन वॉल्यूम, और दिस एनर्जी अपन वॉल्यूम इज नोन एज एनर्जी डेंसिटी। आया समझ में? तो AD इज द वॉल्यूम ऑफ रीजन बिटवीन द टू प्लेट्स। तब जाके आपको एक फॉर्मूला मिला 1/2, ये बाकी बचा हो 1/2 एप्सिलॉन 0 स्क्वायर। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज डिनोटेड बाय रो ई, एनर्जी डेंसिटी, डेंसिटी के लिए रो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी है तो रो ई, कल आगे जाके मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी आएगी तो रो बी। क्लियर है? आपको थोड़ा अभी से सिखाना स्टार्ट किया है, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए ई तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए बी, या तो फिर आप स्मॉल यू से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। 1/2 एप्सिलॉन 0 स्क्वायर, फॉर्मूला समझ में आया रो ई का? ये क्या है 1/2, तो यहाँ पे भी आएगा 1/2, यहाँ पे है एप्सिलॉन 0, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम है या ना, वहां पे आएगा μ0, परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम, परमिटिविटी, परमिएबिलिटी। आया समझ में? बोथ आर, दिस इज द इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, दिस इज द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। बट एप्सिलॉन 0 मल्टीप्लीकेशन में हो तो μ0 डिवीजन में रखना है, सारे इलेक्ट्रिकल फॉर्मूला कन्वर्ट हो जाएंगे मैग्नेटिज्म्स में। आया समझ में? दिस ई यानी इलेक्ट्रिक फील्ड स्क्वायर, वहां पे आएगा मैग्नेटिक फील्ड स्क्वायर, तो ये बन गया फॉर्मूला फॉर मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी, बी स्क्वायर अपन 2μ0। याद रह गया? इसीलिए मैं बोलता हूं कि फर्स्ट टू 3 चैप्टर के फॉर्मूला याद रहे तो समझ लो 4, 5, 6 तो दबादब याद करवा दूंगा। अभी से बता दिया एक, बल्कि आपको पता भी नहीं है क्या है, फिर भी फॉर्मूला याद रह गया, क्योंकि हमें इस 1/2 ई 1/2 एप्सिलॉन ई स्क्वायर, सॉरी एप्सिलॉन 0 स्क्वायर याद है, तो 1/2 का 1/2 रखना है। एप्सिलॉन 0 न्यूमिनेटर में दिखे तो μ0 डिनोमिनेटर में, एप्सिलॉन 0 डिनोमिनेटर में दिखे तो μ0
न्यूमिनेटर में। आया समझ में? उल्टा कर देना है। और जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का ई दिखता है वहां पे मैग्नेटिक फील्ड का। क्लियर हुआ? कैपेसिटर के अंदर एनर्जी स्टोर हुई थी ना, है ना? तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर्ड इनसाइड द कैपेसिटर, मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड इनसाइड द, हाँ मैग्नेटिक। इंडक्टर नाम तो बताया था, इंडक्टर दैट मीन्स जो आप 10th में सोलेनॉइड पढ़ के आए हो ना वो, बट पता नहीं अब 10th याद है कि नहीं, याद है ना आपको? चलो गुड, है ना? इसीलिए ही मैं इतना प्रैक्टिस करवा रहा हूं, ताकि कॉलेज में जाके कोई गलती से भी पूछ ले कि 12th में पढ़ के आए हो, याद है ना? तो फिर हाँ याद है ऐसा बोलने चाहिए आप। डिराइव द इक्वेशंस स्टोर्ड एनर्जी फॉर द सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन ऑफ मैनी कैपेसिटर। ध्यान देना, हाँ सीरीज कनेक्शंस के लिए बात करते हैं तो सीरीज कनेक्शन में चार्ज क्या होता है? सबका सेम होता है। तो एनर्जी स्टोर्ड इन द सिंगल कैपेसिटर दैट इज क्यू स्क्वायर बाई 2c, है ना? सीधा लिखे तो ऐसे फॉर्म में ना लिखे, सीधा ही लिख देंगे क्यू स्क्वायर बाई 2c। अब बेटा ध्यान देना, एक ओके इन लोगों ने ऐसा क्यों लिखा आप समझ में आया? क्यू स्क्वायर बाई 2 इंटू 1/c, बाद में करना है सेपरेट। अब ये 1/c मतलब टोटल कैपेसिटेंस, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। उस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस को हम कैसे लिखते थे सीरीज में? 1/c इक्वल्स टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3 डॉट 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 1/cn। आया समझ में? अब ये सबको अंदर मल्टीप्लाई कर लो। कर लिया मल्टीप्लाई? क्यू स्क्वायर अपन 2c1 क्यू स्क्वायर अपन 2c2, तो वहां से u1 u2 और un निकल के आया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि व्हेन यू कनेक्ट द कैपेसिटर इनटू द सीरीज कनेक्शन, इंडिविजुअल कैपेसिटर का जो एनर्जी है वो सबका समेशन होगा और यू विल गेट द टोटल एनर्जी, आपको टोटल एनर्जी मिलेगा। आया समझ में? पैरेलल कनेक्शन की बात करते हैं तो पैरेलल कनेक्शन में भी वही होगा, लेकिन वहां पे हमें वोल्टेज से जाना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे कौन सेम रहता है? वोल्टेज सेम रहता है। आया समझ में? तो अब 1/2 वी स्क्वायर इन लोगों ने पीछे कॉमन निकाला है, 1/2 आगे कॉमन निकाला है, और कैपेसिटेंस के जगह पे c1 प्लस c2 प्लस c3 डॉट 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 cn लिख सकते हैं। इस दोनों को मल्टीप्लाई कर लो तो वापस 1/2 c1 वी स्क्वायर, 1/2 c2 और पीछे का वी स्क्वायर, 1/2 cn एंड पीछे का वी स्क्वायर, डॉट डॉट करना है और 3 को क्या कर देना है? n। तो ये जैसे 1/2 cv स्क्वायर पूरे कैपेसिटेंस का, इफेक्टिव कैपेसिटेंस का एनर्जी है, वैसे 1/2 c1 वी स्क्वायर किसका होगा? इंडिविजुअल u1 का होगा, au2 डॉट डॉट। तो इसमें भी ऐसा प्रूव हुआ कि टोटल एनर्जी इज नथिंग बट समेशन ऑफ ऑल एनर्जी या एनर्जीज ऑफ ऑल कैपेसिटर। क्लियर हुआ? सो द टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन द बोथ कनेक्शन इज द सम ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन ईच कैपेसिटर। वैसे थ्योरी पॉइंट आपको बुक में नहीं दिया होगा, लेकिन स्किल बेस्ड क्वेश्चन करके दिया गया आपको, और उसके बाद बुक में जो भी दिया है वो सब कैंसल। उसके बाद बुक में जो भी दिया है वो सारी की सारी बातें क्या करनी है? कैंसिल। क्लियर हुआ? है या ना?